दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने जापान की एक काफी डरावनी और फेमस मूवी के 2 पार्ट्स को एक ही साथ एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था टेरर फॉरेस्ट, जिसमें हमने देखी थी एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी की कहानी जो मिस्टीरियस तरीके से लोगों को खा कर मार रही थी और उस एंटिटी को एक औरत कंट्रोल कर रही थी, ये भी हमें पता चला था। आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेरर फॉरेस्ट मूवी की आगे की कहानी, और ये कहानी भी उतनी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ही ऐसा नहीं करोगे तो इस चैनल को ग्रो करने में मदद नहीं मिल पाएगी और हमें जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का टारगेट पूरा करना है। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा टेरर फॉरेस्ट पार्ट 3 मूवी की एक डिमोनिक डरावनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है शिराकावा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो ढूंढ रही थी कीजुकी को। दोस्तों कीजुकी और शिराकावा वही दोनों लड़कियां हैं जो सेकंड पार्ट के एंड में जिंदा बच गई थी, बट अब कीजुकी गायब है और शिराकावा को कीजुकी कहीं भी नहीं मिल रही। कीजुकी के घर वालों को भी उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं थी और अब सर्च करने के बाद जब शिराकावा घर जा रही थी तभी उसे कुछ डिमोनिक अपने आसपास फील होने लगता है और वो बिना देर करे एक टॉर्च जला लेती है ताकि अगर कोई डीमन पास आए तो वो उससे बच जाए। थोड़ी देर बाद शिराकावा को उस भयंकर डीमन के विजन्स आने लगते हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है। एंड देन शिराकावा के सामने आ जाती है वही मिस्टीरियस औरत जो अपने साथ डीमंस को लेकर घूमती है। औरत को देखते ही शिराकावा के होश उड़ जाते हैं। देन वहां पे आ जाता है योशिए जो शिराकावा को कच्चा खा जाता है और शायद दोस्तों इसी डीमन ने कीजुकी को भी मार डाला होगा, तभी तो वो गायब है। मतलब जो लड़कियां एंड में बची थी सेकेंड पार्ट के वो अब मर चुकी है। अब यहाँ से सीन जाता है उचिदा पे जो जंगल से बचने के बाद भी उस डीमन के डर में जी रहा था। अब आज उचिदा मिलता है नाओतो नाम के एक रिपोर्टर से जिसे उचिदा ने इसलिए बुलाया था क्योंकि ये रिपोर्टर डिमोनिक चीजों के ऊपर रिसर्च करता है। और अब उचिदा रिपोर्टर को दिखाता है उन मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स, और दोस्तों इस रिपोर्ट में उन सारे लोगों की फोटोज थी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मारे गए थे। खैर अभी नाओतो उचिदा की बातों पे यकीन नहीं करता और वो उचिदा से मांगने लगता है उस डीमन की फोटोज, क्योंकि नाओतो इस स्टोरी के ऊपर मैगजीन के अंदर एक कहानी पब्लिश करना चाहता था। और इस बात से उचिदा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से तो और ज्यादा लोग जंगल के अंदर जाएंगे और मारे जाएंगे। उचिदा वहां से गुस्से में चले जाता है एंड देन नाओतो को मिलती है वो मिस्टीरियस फोटो जो उचिदा को सेकंड पार्ट के एंड में मिली थी। और दोस्तों फोटो में ये जो लड़की है ना, ये बिल्कुल उस डीमन योशिए की तरह दिखाई देती है। अब यहाँ से सीन जाता है मायू नाम की एक लड़की पे जो डर कर कहीं भाग रही थी। मायू को मदद चाहिए थी और वो पहुंचती है एक फोन बूथ के पास, पर एंड टाइम पे मायू को पकड़ लेता है उसका सौतेला बाप और वो उसे मारते हुए वापस घर ले जाता है। हमें पता चलता है कि मायू और उसकी माँ कायो दोनों ही इस आदमी के अत्याचार को काफी टाइम से झेल रहे हैं और इस आदमी का नाम है केईजी। केईजी अपनी बीवी और सौतेली बेटी को खूब डेली छोटी छोटी बातों पे मारता था और अब मायू हार मान चुकी थी क्योंकि उसकी माँ इस अब्यूजिव हस्बैंड को छोड़ने को रेडी थी ही नहीं। एंड में मायू को केईजी कमरे में बंद कर देता है एंड देन वो जाकर अपनी बीवी से लड़ता है। मायू कमरे में रोती रहती है क्योंकि वो अपनी लाइफ से तंग आ गई थी एंड देन अब वो खिड़की से भाग जाती है। अब मायू भाग कर जाती है अपने 4 दोस्तों के पास जिनके नाम है हिरोको, यूकी, सेइजी और नाजुकी। ये 4 दोस्त मायू को अब आज रात भागने में मदद कर रहे थे और मायू भागकर जा रही थी टोक्यो, क्योंकि टोक्यो में मायू का एक बहुत अच्छा अंकल रहता है। मायू के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, पर आज की रात उनके लिए होने वाली थी डिमोलिक। सीन वापस जाता है उचिदा पे जो नाओतो के साथ था क्योंकि नाओतो ने माफी मांग ली थी और अब नाओतो उचिदा को लेकर जाता है अपने घर जो काफी अंधेरे से भरा हुआ था। उचिदा को बिठाकर अब नाओतो बात करता है उस अजीब लड़की के बारे में जो फोटो में थी, क्योंकि दोस्तों नाओतो उस लड़की को ऑलरेडी जानता था।
हमें पता चलता है कि फोटो में जो लड़की है उसका नाम है योशिए फुरुसावा। और दोस्तों, डीमन का नाम भी तो योशिए ही है। और इस बात से ये साफ हो जाता है कि वो जो डीमन है ना, वो इसी लड़की की एक डिमोनिक आत्मा है। ये लड़की 20 साल पहले गायब हो गई थी और इस लड़की का जो पति था ना, उसे पुलिस ने 20 साल पहले ही अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि योशिए ने पुलिस को पहले जाकर बताया था कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा मारता है। योशियो आज तक गायब है और जिस घर में वो रहती थी उस घर को तुड़वा दिया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि योशिए अपने पेरेंट्स के घर चले गई थी, पर कोई नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स का घर कहाँ पे है। अब तभी उचिदा को फोन आता है कायो का, जो असल में उचिदा की बहन थी, और इसका मतलब उचिदा ही मायू का अंकल है। उचिदा को पता चलता है कि मायू घर से भाग गई है और शायद वो टोक्यो में उसी के पास जाएगी। उचिदा अपनी बहन पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने केईजी का साथ अभी तक नहीं छोड़ा था और इसलिए ही मायू घर से भागी है। उचिदा तुरंत निकल जाता है मायू को ढूंढने के लिए, और वहीं केईजी अपनी बीवी की बातें फोन पे सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि मायू टोक्यो जा रही है। सीन जाता है मायू और उसके दोस्तों पे, जो रात के टाइम भाग रहे थे ताकि उनकी बस मिस ना हो जाए, कि तभी मायू टकरा जाती है उस मिस्टीरियस औरत से। सारे दोस्त मिस्टीरियस औरत को संभाल कर माफी मांगते हैं, बट इस चक्कर में उनकी बस छूट जाती है और वो औरत उन बच्चों को देखकर बस क्रीपी तरीके से मुस्कुराती रहती है। खैर, वो लोग आगे पैदल ही बढ़ते हैं, बट दोस्तों वो क्रीपी औरत गली के कोने से उन्हें घूरती रहती है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। एट दैट दो पुलिस वाले वहां पे आ जाते हैं, जो बच्चों से पूछने लगते हैं कि वो आधी रात को रोड पे क्यों घूम रहे हैं। अब ऑब्वियसली कुछ तो करना था, वरना पुलिस वाले मायू को वापस उसके अब्यूजिव घर में भेज देंगे, और इसलिए हिरोको भागकर दोनों पुलिस वालों को पकड़ लेती है और अपने दोस्तों को वहां से भगा देती है। सारे दोस्त मायू को लेकर भाग जाते हैं और हिरोको को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। अब भागते भागते ये चारों लोग पहुंच जाते हैं जंगल के पास, और अब मायू को बुरा लग रहा था क्योंकि वो हिरोको को पीछे ही छोड़ आए थे। यूकी मायू को समझाती है कि हिरोको ने अपना सैक्रिफाइस करा ताकि वो लोग मायू के अंकल तक सुरक्षित पहुंच जाएं, और अब सब लोग जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और सीन जाता है केईजी पे, जो मायू को ढूंढता हुआ टोक्यो जाने के लिए निकल गया था, और रास्ते में वो एक औरत से रास्ता पूछने के लिए अपनी गाड़ी रोकता है। पर दोस्तों, ये औरत वही मिस्टीरियस औरत थी जो कुछ नहीं बोलती, और हम लोग जानते ही हैं कि जिस भी इंसान से इस औरत का पाला पड़ता है ना, उस इंसान के पीछे लग जाती है डिमोनिक एंटिटीज। अब वापस हम दोस्तों को देखते हैं जो एक टनल से गुजर रहे थे, जब सेइजी थोड़ा आगे वॉशरूम करने के लिए जाता है, बट बाथरूम करते हुए उसे आने लगती है डिमोनिक आवाजें। वो डीमंस सेइजी के पीछे ही आकर आवाजें निकाल रहे थे, और सेइजी अपना फोन तुरंत निकालकर पीछे की एक फोटो खींचता है, एंड ऑब्वियसली सेइजी को दिखाई देता है वो सफेद कलर का डीमन जो टनल में ही था। डीमन को फोटो में देखकर सेइजी डर जाता है और वो और ज्यादा फोटोज खींचने लगता है, जिसे जल्दी ही सेइजी को पता चलता है कि उसे डीमंस ने घेर लिया है। एंड देन सेइजी को एक डीमन पकड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सेइजी की चीख उसके दोस्तों को सुनाई देती है, और ऑब्वियसली वो लोग जाते हैं टनल की गहराई में सेइजी को ढूंढने। एंड जल्दी ही मायू के सर में दर्द होने लगता है और उसे योशी के विजन्स आने लगते हैं। जब वो तीनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब नाजुकी को जमीन पे मिलता है बहुत सारा खून। एक देखते ही देखते वो पहुंच जाते हैं एक जगह जहां पे पड़ा था सेइजी, और उसे बहुत सारी डिमोनिक एंटिटीज कच्चा खा रही थी। वो डीमंस बहुत ही ज्यादा क्रीपी थे, बट देन तीनों दोस्तों को दिखाई देता है योशिए, जिसके मुंह से जमीन पे गिरता है सेइजी का कटा हुआ हाथ, और अब तीनों दोस्त चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। अब सीन जाता है उचिदा पे, जिसे फोन करता है एक पुलिस वाला, जो उचिदा को बताता है हिरोको के बारे में कि कैसे वो जेल में बंद है, और हिरोको ने उचिदा का नंबर पुलिस वालों को दिया है। उचिदा अब जाकर हिरोको को बचा के लेके आता है, और हिरोको बताती है कि मायू और बाकी दोस्त उचिदा के घर ही जा रहे थे, और इसलिए हिरोको ने पुलिस को उसका नंबर दिया।
हिरोको बताती है कि मायू ने उचिदा को फोन अभी तक इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो नहीं जानती कि उचिदा मायू को अपने घर पे रहने के लिए देगा भी या फिर नहीं। बट इन बातों में उचिदा को पता चलता है उस मिस्टीरियस औरत के बारे में जो बच्चों से टकरा गई थी, और उचिदा के सर में तुरंत योशिए के विजन्स आने लगते हैं और वो समझ जाता है कि शायद मायू और उसके दोस्तों की जान खतरे में है। वही जंगल में मायू, यूकी और नाजुकी बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो डीमंस उनके पीछे पड़े हैं। वो बैठकर रोने लगते हैं एंड देन नाजुकी अपने कैमरे की फ्लैश जला देता है, ये सोचकर कि अगर डीमंस उनके नजदीक आएंगे तो क्या पता वो फ्लैश से डरकर भाग जाए, क्योंकि उसने ये बात एक आर्टिकल में पढ़ी थी। एंड देन एक वाइट डीमन पास में आ जाता है, पर वो नाजुकी के फोन की फ्लैश से डरकर एक ही जगह रुक जाता है और तीनों दोस्त तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब उन दोस्तों के पीछे पड़ जाता है डिमोनिक योशिए और भागते भागते नाजुकी बार बार योशियो की फोटोज लेता रहता है ताकि वो डीमन उनके पास में ना पहुंच पाए। बट एंड में फोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड सारे के सारे डीमंस उन दोस्तों के पास आने लगते हैं, पर तभी तीनों के सामने आकर रुकती है एक गाड़ी, पर वो किसकी है ये अभी पता नहीं चलता। सीन जाता है उचिदा और हिरोको पे, जो पहुंचते हैं उस टनल के पास। वहां पे उचिदा फोटो खींचता है और फोटो में कैद हो जाती है बहुत सारी डिमोनिक एंटिटीज, मतलब वो एंटिटीज वही जंगल में थी। खैर उचिदा आगे बढ़ता है अपनी फोन की टॉर्च जलाकर और वो टनल की गहराइयों में जाता है। टनल की गहराई में उचिदा को मिल जाता है सेइजी का कटा हुआ हाथ, जिससे वो समझ जाता है कि डीमंस ने मायू और उसके दोस्तों को मारना स्टार्ट कर दिया है। उचिदा वापस जाता है टनल के बाहर, जहाँ पर हिरोको सदमे में बैठी हुई थी क्योंकि हिरोको को मिला था मायू का एंकलेट, जिससे हिरोको को लगने लगता है कि शायद मायू मर चुकी है। पर उचिदा अपनी होप्स नहीं खोता। अब आगे हम देखते हैं केईजी को, जिसने मायू और नाजुकी को किडनैप कर अपनी गाड़ी में डाल रखा था। हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जो गाड़ी तीनों दोस्तों के पास रुकी थी ना, वो केईजी की थी, पर तभी एक डीमन यूकी को खींचकर जंगल में ले गया था और केईजी ने फिर नाजुकी और मायू को बंदी बनाकर गाड़ी में बिठा लिया था। केईजी अब एक जगह रुककर मायू को मारने लगता है क्योंकि आखिरकार उसने घर छोड़ने की हिम्मत कैसे करी। वो मायू का फोन छीनकर उसकी फोटोज भी लेने लगता है और उसे मार मार के बोलता है कि अगर मायू को टोक्यो जाने का इतना ही शौक है तो वो अब उसे टोक्यो ही लेकर जाएगा। जिसके बाद वो मायू का फोन गाड़ी के बाहर फेंक देता है और अपना टॉर्चर कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ गाड़ी में से हिरोको बार बार मायू को फोन कर रही थी, पर मायू फोन नहीं उठाती और उचिदा भी परेशान होकर वापस टोक्यो ही जा रहा था ताकि पुलिस को रिपोर्ट करवाई जा सके। पर तभी रास्ते में हिरोको को दिखाई दे जाता है मायू का फोन, जो रोड के साइड पे पड़ा हुआ बज रहा था। उचिदा गाड़ी रोकता है और दोनों लोग मायू के फोन को चेक करते हैं, जिसके अंदर थी मायू की फोटोज से उचिदा समझ जाता है कि मायू को केईजी ने किडनैप कर लिया है। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि एक फोटो में गाड़ी की खिड़की के बाहर कैद हो गया था योशिए, और इसका मतलब योशिए उन लोगों के साथ टोक्यो चले गया है। उचिदा फोन करता है केईजी को, पर वो फोन नहीं उठाता। एंड अब अगले दिन पे सीन जाता है जहाँ पे नाओतो योशी के बारे में रिसर्च कर रहा था और फाइनली उसे यकीन हो रहा था कि शायद उचिदा की बातों में दम है और शायद कोई डीमन सच में लोगों को मार रहा है। अब नाओतो के पास आती है आकिरा, जो नाओतो की स्टोरीज को मैगजीन में पब्लिश करती है। आकिरा नाओतो के साथ योशियो के केस में इन्वॉल्व होना चाहती थी, पर नाओतो से सख्त मना कर वहां से भगा देता है। और वहीं दूसरी तरफ कायो को फोन आता है उचिदा का। उचिदा कायो को बताता है कि उसके पति ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और ऑब्वियसली इसमें गलती कायो की ही थी। बट एनीवेज कायो को नहीं पता था कि उसका पति टोक्यो में कहाँ छिपा होगा, तो उचिदा को ज्यादा मदद नहीं मिलती। और दोस्तों अब उचिदा हिरोको को वापस घर छोड़ आया था, तो कम से कम अब हिरोको तो सेफ थी। अब उस दिन मायू को होश आता है टोक्यो के एक अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे उसका सौतेला पापा उसे टॉर्चर करने के लिए लेके आया हुआ था। नाजुकी अभी भी बेहोश था और अब केईजी मायू के साथ करने लगता है कुछ गंदी गंदी बातें, और ये साफ हो जाता है कि शायद केईजी मायू के साथ कुछ गलत करने वाला है। खैर अच्छी बात तो ये थी कि तभी उसकी अल्कोहल्स की बोतल खत्म हो जाती है और वो और ज्यादा अल्कोहल लेने के लिए चले जाता है मार्केट। केईजी के जाते ही मायू और नाजुकी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और काफी स्ट्रगल कर वो लोग आजाद हो जाते हैं। वो जाकर चुरा लेते हैं केईजी का फोन, जिसपे तभी उचिदा का फोन आ जाता है।
उचिदा से मायू बात करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ, और लकीली नाजुकी जब पीप होल से बाहर देखता है ना दरवाजे की, तो उसे एक जगह पर अपार्टमेंट का एड्रेस लिखा हुआ मिल जाता है। वो एड्रेस मायू फिर उचिदा को बता देती है और उचिदा निकल जाता है मायू को बचाने। थोड़ी देर बाद मायू और नाजुकी बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि घर वापस आ जाता है केईजी, जो दोनों को मारकर पीछे हटा देता है और बोलता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। पर तभी मायू के सर में दर्द होने लगता है और इसका मतलब डेमोनिक शक्तियां नजदीक थी। एंड देन केईजी के पीछे आ जाता है वो वाइट डीमन, जो केईजी को पकड़ लेता है और मायू और नाजुकी मौका देखकर भागते हैं। घर से निकलते ही मायू और नाजुकी के सामने आ जाती है एक और एंटिटी, पर नाजुकी जला देता है वाइट टॉर्च, जिससे वो एंटिटी वहीं पे रुक जाती है और वो दोनों सही सलामत घर से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पे आता है घायल केईजी, जो मायू से पूछता है कि आखिरकार वो कौन सा श्राप उसके घर पे लेकर आ गई है। पर तभी केईजी के सामने आ जाता है योशिए, जिससे केईजी के होश उड़ जाते हैं। एंड देन योशिए केईजी को कच्चा चबा जाता है। अब इससे पहले योशिए मायू पे हमला कर पाता, नाजुकी उसे टॉर्च दिखाकर भगा देता है और अब दोनों ही दोस्त अपनी जान बचाकर उस डीमन से भागते हैं। खैर भागते भागते ही मायू के सर में दर्द होने लगता है और एक पल के लिए तो योशिए उन दोनों को खा ही जाता, पर वो टॉर्च की वजह से खा नहीं पाता। तभी टॉर्च गिर जाती है और दोनों दोस्त फंस जाते हैं। बट इन दी एंड जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तभी वहां पे आ जाता है उचिदा, जिसकी गाड़ी की हेडलाइट से योशिए गायब हो जाता है। उचिदा मायू और नाजुकी को लेकर भागता है और दोस्तों उचिदा ने एक प्लान सेट कर दिया था आज पूरे दिन में नाओतो के साथ मिलकर, जिससे शायद वो डीमन मारा जाएगा। अब भागते भागते ही उन लोगों के पीछे फिर से योशी आ जाता है, पर अब तीनों लोग पहुंच गए थे एक स्टेडियम में और वहां पर उचिदा दोनों लोगों के साथ चले जाता है स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पे योशी हर जगह से उन पे हमला करने लगता है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नाओतो को, जो उसी जगह पे मौजूद था स्टेडियम की लाइट्स के पास, और वो उचिदा से कॉन्स्टेंटली फोन पे बात भी कर रहा था। उचिदा जब बिल्कुल स्टेडियम के बीच में खड़ा था, तभी नाओतो स्टेडियम की लाइट्स को जलवा देता है। लाइट्स के जलते ही उचिदा, मायू और नाजुकी को सुनाई देती है नाओतो की चीख, जिससे उन्हें लगता है कि शायद नाओतो भी मारा गया। एंड तभी योशिए आता है और वो नाजुकी को एक ही झटके में अपने मुंह में भर लेता है। मायू और उचिदा नाजुकी को बचा भी नहीं पाते, पर दोस्तों स्टेडियम में बहुत सारी लाइट्स थी, जिससे योशिए जलने लगता है। एंड देन अचानक ही वो भस्म होकर गायब हो जाता है और नाजुकी घायल हालत में जमीन पे गिर जाता है। मायू नाजुकी को संभालती है और तभी उचिदा को दिखाई देती है वो मिस्टीरियस औरत, जो उदास और गुस्से में लग रही थी। उचिदा तुरंत उस औरत की फोटो खींचने का ट्राई करता है, पर वो औरत हो जाती है गायब और उचिदा को अब लगने लगता है कि शायद वो डीमन अभी भी नहीं मरा, पर वो कंफ्यूज था कि डीमन मर गया या फिर नहीं। ये उसे बाद में ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। उचिदा अब जाता है नाओतो को देखने के लिए, पर उसे नाओतो की जगह सिर्फ खून मिलता है, जिससे उचिदा को यकीन हो जाता है कि नाओतो भी मारा गया। खैर मायू अब सेफ थी और अब अगले दिन उचिदा मायू को उसकी माँ कायो से रियूनाइट करवा देता है। हमें आगे पता चलता है कि जितने भी लोगों को डीमन ने मारा था, किसी का भी खून पुलिस को नहीं मिला। मतलब जितने भी लोग मरे थे ना, उनकी बिलोंगिंग्स गायब हो गई और इसलिए पुलिस ने उचिदा की बातों पे यकीन नहीं करा। अब कुछ दिन बाद उचिदा जाता है नाओतो के घर डीमन की फोटोज वगैरह लेने के लिए, पर वहां पे वो मिलता है आकिरा से, जो उचिदा का ही इंतजार कर रही थी। आकिरा उचिदा को योशी की सारी फाइल्स दे देती है और बताती है कि वो डीमन के बारे में सब कुछ जानती है। आकिरा बताती है कि मैंने कुछ रिसर्च करी थी और मेरे को पता चला कि योशी फुरुसावा के पति का नाम है ताकेशी फुरुसावा और वो जिंदा है और रहता है एक वृद्ध आश्रम में। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर कोई जानता है कि योशी के साथ क्या हुआ था तो वो उसका पति होगा। और अब उचिदा और आकिरा दोनों ही फैसला करते हैं ताकेशी से मिलने के लिए जाने का और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेरर फॉरेस्ट पार्ट 3 मूवी की। और दोस्तों इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, शायद 1-2 वीडियो बाद ही। तो आप लोग तैयार रहना। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इस मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो आने के बाद डालूंगा, तो आपको या तो लिंक मिल जाएगा या पूरी मूवी ही देखने को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। पर ये टेलीग्राम पे ही पता चलेगा, तो जाकर ज्वाइन कर लो। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा पेज का लिंक भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर बात करना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।